हाय एवरीवन, बीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश राज की भारत में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या रहे उससे संबंधित एमसीक्यू करेंगे। इसके पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कर दिए हैं, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर आप जल्दी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर अपना आंसर करिएगा। ठीक है, तो एक तरफ आपको दिया गया सूची मिलान करनी है। सूची 1 में दिया गया है काश्तकारी अधिनियम और सूची 2 में दिया गया है वर्ष। तो कौन सा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है ये आपको बताना है और मिलान करनी है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन देख लीजिए आप। तो फर्स्ट ए में दिया गया है बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बी में अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक, सी है दक्कन काश्तकारी अधिनियम, डी है मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक। तो इसका हम सीधा आपको आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में लागू किया गया था, और जो अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी अधिनियम है वो 2 है, इसका बी का 2 1886 में, और सी है दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 में। मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम जो विधेयक है वह है 1883 में। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से हुआ। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो मैकाले के जो प्रपत्र है उसके अनुसार किस भारत में शिक्षा का माध्यम क्या स्वीकार किया गया? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजी को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो मैकाले के प्रारूप को कब स्वीकार किया गया था? 1835 में। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा जिसे महाधिकार पत्र भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को जो कि 1854 को लाया गया, हंटर आयोग के प्रतिवेदन को जो कि 1882 है, रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को, सैडलर आयोग जो कि 1917 के प्रतिवेदन को। तो शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा में? तो थर्ड का हो जाएगा ए, वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। वुड का डिस्पैच 1854 को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है प्राथमिक शिक्षा का मेग्ना कार्टा, जो कि जिसमें प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाया गया था, एक विधेयक लाया गया था। ठीक है, तो ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो कौन लाया था ये विधेयक? फोर्थ का हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। फिफ्थ है, शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति की पहचान करनी है आपको। ए हार्टॉग समिति जो कि 1929 में बनी थी, लिंडसे आयोग 1929, सप्रू समिति 1934, सार्जेंट योजना 1944। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है जो कि शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चारों ही जो है शिक्षा से संबंधित हैं, हार्टोंग, लिंडसे, सप्रू और सार्जेंट। तो आपको इनके डेट भी याद रखना है, किस सन में इसको लागू किया गया था। तो फिफ्थ का हो जाएगा डी। तो इसके और ये देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट शिक्षा से संबंधित समिति और आयोग को देख लेते हैं और उनके वर्ष और उनके गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन थे। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच के 1854 में आया था और लॉर्ड डलहौजी के समय में। हंटर आयोग 1882 लॉर्ड रिपन के समय में। रैले आयोग 1902 लॉर्ड कर्जन के समय में। आपको पता होना चाहिए, रैले आयोग की रिपोर्ट के बाद सन 1904 में भारतीय विश्व अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है किसके आयोग के अनुसार या किसकी रिपोर्ट के बाद लागू किया गया? तो रैले आयोग। सैडलर आयोग 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। इंचकेप आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग के समय में। हार्टॉग समिति जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी 1929 लॉर्ड इरविन। और लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है 1929 लॉर्ड इरविन। सार्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय में आया था। ठीक है, एक है और वर्धा
आपको वर्धा भी याद रखनी चाहिए। ये कब आया था वर्धा? वर्धा कब आया था आपको याद होगा, अगर नहीं है तो वर्धा प्रस्ताव एक आया था 1937 में, ठीक है, 1937 में। एक सप्रू करके भी जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें बताया था सप्रू समिति कब हुई थी, 1934 में, ठीक है। तो वुड डिस्पैच, हंटर, रेले, सेटलर, इंचकेप, हार्टॉक, लिंडसे, सार्जल, ये सब शिक्षा से संबंधित समिति और आयोग हैं, तो इनको आप याद रखना है। इसमें वर्धा भी आप शामिल कर लेना, वर्धा 1937। अगला क्वेश्चन है 6। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो ये किसने कहा था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दिया जाना चाहिए और उसी वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचेगा? ए, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अपवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड डिस्टिलेशन थ्योरी, अपवर्ड डिस्टिलेशन थ्योरी। तो ये सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। 7 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट, मार्समेन, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 7 का हो जाएगा ए, चार्ल्स ग्रांट को। 8 है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले तो याद रखना है हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, 1817 में बना था और ये पाश्चात्य पद्धति पर आधारित उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, ठीक है। और ये इसमें धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध इसका नहीं था और इसकी स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर, विलियम जोन्स, मैकाले, जॉन मार्शल। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डेविड हेयर, ठीक है। तो हिंदी कॉलेज जो कलकत्ता में बना था उसकी स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने 1817 में। 9 है, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के क्या कारण थे? भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के क्या कारण थे? ए, अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, और डी है उपर्युक्त सभी। तो जो दस्तकारी उद्योग हैं उनके पतन के क्या कारण थे? 9 का हो जाएगा डी, ये सभी कारण मौजूद थे उस टाइम पर। 10 है, भारत में अनऔद्योगिकीकरण या प्राक् औद्योगिकीकरण की अवधि थी। डी, डिजिटलाइजेशन और प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी। 1757 से 1857, 1800 से 1850, 1850 से 1947, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का बी, 1800 से 1850। भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि क्या थी? 1800 से 1850। 11 है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? 1550, 1650, 1750 या 1850। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का डी, 1850 से। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब से आरंभ हुई? 1850 से। 12 है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है, ये किसने कहा था? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई, ये किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा? बी, विलियम बेंटिक ने कहा था, ठीक है, विलियम बेंटिक। 13 है, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड ने श्री रामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुत्रीय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्री रामपुर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए, बंगाल, ठीक है, बंगाल में है श्री रामपुर, जिसमें बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति हैं। जोशुआ, इनके नाम देख लीजिए, जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड। भारत में 14 क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के निर्माण के क्या कारण थे? भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। ए, ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति करना। बी है, विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। सी है, आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन।
डी है उपर्युक्त तो सभी। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त तो सभी कारण थे रेलवे के निर्माण के। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार अच्छे से, इसको पढ़ लीजिए। 15 है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? लॉर्ड डलहौजी, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो रेलवे है वो आधुनिक उद्योग की जननी है। अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित है? रिसरा, बंगाल, बम्बई, भड़ौच, सूरत। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ पर स्थित है? तो 16 का हो जाएगा ए, रिसरा, बंगाल में। 17 है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो 17 का हो जाएगा ए, बिहार में। 18 है, बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे कि जीवन रक्त का हाश हो गया। यह किसने कहा था? ये एक वाक्य जिसको बोला गया है, किसके द्वारा बोला गया है कि बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे कि जीवन रक्त का हास हो गया। कार्ल मार्क्स, बुकानन, विलियम जोन्स, लॉर्ड डलहौजी। इसका वाक्य है ये बुकानन का। ठीक है, बुकानन। 19 है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर गजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। तो यह कथन किसका है? आर.सी. दत्त, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ए, आर.सी. दत्त ने ये कथन कहा था। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 20 है, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो ये किसने कहा था कि हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है? स्पंज आप जानते होंगे, जो कि पानी को सोख लेती है। तो यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। तो यह उक्ति किसकी है? कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, जॉन सुलिवान। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डी इसका राइट आंसर है, जॉन सुलिवान ने ऐसा कहा था। लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा जो मौलिक अधिकार हैं और जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव हैं वो पारित किए गए? किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसका राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा? ए, कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार ऐसा हुआ था कि मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों पर एक प्रस्ताव को पारित किया गया था। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, याद रखना, अध्यक्ष कौन थे कराची अधिवेशन के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी और भी क्वेश्चन है इसके। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।